गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आरोह भाग 2 के भाग पाठ जो 15 है, गद्य खंड का जो 15वां लेसन है, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है विष्णु खरे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने उनका जीवन परिचय, हम लोगों ने संक्षिप्त जीवन परिचय अध्ययन किया था। इस पाठ में हम लोग चार्ली चैपलिन की विशेषता के विषय में अध्ययन करेंगे। विष्णु खरे जी बताते हैं कि किस प्रकार चार्ली चैपलिन जो है, चार्ली चैपलिन एक हास्य अभिनेता है। हास्य अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे निर्देशक के रूप में भी जाने जाते हैं। और चार्ली चैपलिन की विशेषता है कि हास्य अभिनेता की तो और भी बहुत से हैं। ऐसा नहीं है कि चार्ली ही एक महज हास्य अभिनेता है और उनको ही केवल प्रसिद्धि प्राप्त, ऐसा कदापि नहीं। इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विशेषता अन्य हास्य अभिनेता से इनको कहीं अलग खड़ा करती है। इनका जो अभिनय, इनकी जो अभिव्यक्ति, इनकी जो सार्वभौमिकता, इनका जो रूढ़िबंधन को तोड़ने की, वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की प्रथा, अपने ऊपर हंसने की, अपने ऊपर, अपने स्वाभिमान, अपने अभिमान पर हंसने की कला जो है, इसके कारण इनको अन्य हास्य अभिनेताओं से अलग करती है। हास्य अभिनेता का अर्थ क्या होता है? कॉमेडियन। आप सभी लोग कॉमेडियन से परिचित होंगे। मूवी सभी लोगों ने, मूवी या फिर सीरियल आप सभी देखते हैं, मूवी आप सभी लोगों ने देख रखी होगी। बहुत से ऐसे हास्य अभिनेता हैं जिनके विषय में आप देखते आए होंगे। तो आज हमें चार्ली चैपलिन के विषय में पढ़ना है। हास्य अभिनेता का अर्थ, संस्कृत में हास्य अभिनेता जो होता है, हास्य जो अभिनय करता है, उसको संस्कृत में विदूषक कहते हैं। और हिंदी में जो होता है वो हास्य अभिनेता होता है, और इंग्लिश में जो होता है वो कॉमेडियन होता है। थोड़ा थोड़ा जो है भावनात्मक रूप से थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमोवेश थोड़ा बहुत उसी सेम यथास्थिति में उसका प्रयोग किया जाता है। तो चार्ली चैपलिन जो है, चार्ली चैपलिन की जो अभिनय की जो मूलभूत विशेषता है, यह पाठ उस मूलभूत विशेषता को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। जिस नाम से ही परिचित है, इस पाठ का नाम क्या है? चार्ली चैपलिन यानी हम सब। हर जाति वर्ग को, हर समुदाय को, हर वर्ण को, हर वर्ग को चार्ली कैसे लगते हैं? अपने जैसे लगते हैं। हर व्यक्ति उनको अपने जैसा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि चार्ली के अंदर जो इंसानियत है, जो मानवता का गुण विद्यमान है, हर व्यक्ति उनकी फिल्म को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी घटना, ऐसी बातें ये मेरे साथ भी घटित ऑलरेडी हो चुकी है, या ऐसी घटनाओं में मैं भी कभी कभी पढ़ता हूँ। तो जाति, धर्म, लिंग, मजहब, हर वर्ग का व्यक्ति, हर संस्कृति का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, देशी विदेशी, हर व्यक्ति को चार्ली क्या है? अपने जैसा लगता है। चार्ली के व्यक्तित्व, चार्ली की जो फिल्में हैं, उन फिल्मों को देखने के बाद हर व्यक्ति यही सोचता है, अरे ये तो मैं ही हूँ, या तो मेरे जैसा ही होता है। तो उनकी जो फिल्में हैं, उनकी फिल्मों को देखने के बाद कोई व्यक्ति, चाहे वो बुद्धिजीवी प्राणी ही क्यों ना हो, या कोई मस्तिष्क से विकल यानी पागल व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने आप पर नियंत्रण कर सके और वो हंसी ना आए। हर व्यक्ति हंसने के लिए मजबूर होता है उनके अभिनय को देख करके। उनके जो अभिनय होते, जो चार्ली की जो अभिनय है, उनमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। और बहुत से समीक्षक, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके विषय में, उनकी कला को जो है सार्वभौमिक रूप से उनके कला के विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने चार्ली चैपलिन पे अपनी कलम तोड़ी है, यानी बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत सी बातें बताई हैं। तो उनका जो अभी भी उनके विषय में, चार्ली के विषय में भी बहुत कुछ ऐसी हैं जो कवर्ड हैं, ढकी हुई हैं, जिनके विषय में हमको
ज्ञान प्राप्त नहीं है, या हमें अभी उनके विषय में और अगर जानने को मिले, या और भी बहुत सी चीजें हैं कि हम उनको के विषय में जान सकते हैं। तो आइए हम इस पाठ को हम पढ़ते हैं। इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो हमें हमारा जो थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो डाउट हमारा क्लियर होगा। पाठ का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। लेखक विष्णु खरे। नाम से ही परिचित है कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब, यानी हर व्यक्तित्व, हर आयु के वर्ग, हर आयु के व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को, हर जाति, लिंग, मजहब, हर संस्कृति, हर सभ्यता, हर देश विदेश, सभी व्यक्ति को चार्ली अपने जैसे लगते हैं। उनमें इंसानियत का गुण विद्यमान होता है, उनमें सार्वभौमिकता का गुण विद्यमान होने के कारण हर व्यक्ति को अपने जैसा प्रतीत होता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति चार्ली में अपने आप को देखता है या अपने आप को चार्ली जैसा महसूस करता है। यही कारण है इसका नाम, इस पाठ का जो नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। हम सभी जो है कहीं ना कहीं उस परिस्थिति में, उस घटना में कहीं ना कहीं अपने आप को भी पाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ते हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब लेख में विष्णु खरे जी ने चार्ली चैपलिन के भारतीय समाज पर पड़े प्रभाव को चित्रित किया है। विष्णु खरे जी जो एक आलोचक भी हैं, एक लेखक भी हैं, एक कवि भी हैं, एक अच्छे समीक्षक भी हैं। तो यह बताते हैं कि उनके फिल्मों का जो प्रभाव है, उनके फिल्मों का प्रभाव भारतीय समाज के फिल्मों पर किस प्रकार पड़ा। भारतीय समाज यानी भारत में बनने वाली जो फिल्में हैं वो किस प्रकार आधारित, जैसे कुछ फिल्में धार्मिक होती हैं, कुछ फिल्में राजनीति से प्रेरित होती हैं, कुछ फिल्में सामाजिक जगत, समाज की समस्याओं से संबंधित होती हैं। तो इस प्रकार की इनकी जो यानी जो चार्ली की जो फिल्में हैं, इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव जो है वह भारतीय सिनेमा पर या भारतीय समाज पर किस प्रकार पड़ा, इस बात को विष्णु खरे जी ने समझाने का प्रयास किया है। चार्ली चैपलिन में फिल्मों के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई भावना से परिचित कराया। बताते हैं कि चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं, उन्होंने जो हास्य फिल्में बनाई, इसमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत नाम मात्र का है। इसको समझने के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता नहीं, इसको क्या है, हृदय की आवश्यकता है। हृदय से अनुभूति करने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है। तो एक नई सोच, एक नई भावना, इनकी फिल्मों को देखने के बाद हमारी एक जो सोच है, एक नई प्रकार की सोच, एक नई प्रकार की भावना का जो है हमारे मन में उदय होता है। हमें परिचित कराया कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या होता है, हमेशा हमारे मन में जो निगेटिव थॉट आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, तो इनकी फिल्मों को देखने के बाद, इनके हास्य अभिनय को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था, ऐसे भी हम कर सकते थे और हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो इस विषय से हमें प्रेरित करवाया। दूसरों पर हंसने की अपेक्षा अपने ऊपर अर्थात अपनी गरिमा, अपने अहम और अपने अभिमान पर हंसने की भावना, जो कि भारतीय संस्कृति में होली के त्योहार के अतिरिक्त सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। कहते कि भारत, हमें एक नई सोच, भारतीयता में क्या है, हमारे वहाँ भी कॉमेडी होती है, हमारे वहाँ भी हास्य होता है, हमारे वहाँ भी हास्य परिहास का माहौल चलता रहता है। लेकिन क्या है, हमारे वहाँ का जो हास्य परिहास है वो दूसरे के ऊपर, अपने ऊपर हंसने का दूसरे के ऊपर हंसने का जो है वो प्रथा है, अपने ऊपर हंसने की प्रथा नहीं है। शायद एक होली का ही त्योहार देखने को मिलता है। उस होली के त्योहार में लोग मनोविनोद करते हुए, हास्य परिहास करते हुए लोग दूसरे अपने ऊपर भी हंसते हैं। लेकिन अगर होली, भारतीय संस्कृति में होली के त्योहार को अगर अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो होली त्योहार के अलावा शायद ही कोई ऐसा पर्व मिले जहां हम अपने ऊपर हंसते हैं। तो चार्ली ने अपने अभिनय के माध्यम से हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम जब अभिमान की पराकाष्ठा पर होते हैं, अभिमान की ऊंची शिखर पर होते हैं, तो किस प्रकार फुस से जमीन पर आ गिरते हैं। यानी किस प्रकार अपने अभिमान से पूर्ण होने पर, अभिमान से भरे होने, जिस प्रकार क्या कहते हैं, जिस पर गुब्बारा हवा भर दो, हवा ब्लो कर दो, खूब बड़ा सा गुब्बारा फूल जाता है और फिर अचानक से एक आवाज आती है और पूरा जो गुब्बारा जो है वो फूट जाता है। तो उसी प्रकार चार्ली ने हमें बताया कि हमें अपने अभिमान पर
बहुत ज्यादा जो गुरूर है वो गुरूर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ सीमित समय के लिए अचानक से हम आसमान के शिखर पर होंगे और कब क्या है, कब हम अर्श से फर्श पर होंगे और कब हम फर्श से अर्श पर होंगे, ये हम तय नहीं कर सकते। तो इस बात को अपने अभिनय के द्वारा बड़े ही सशक्त रूप से, बड़े ही अच्छे ढंग से चार्ली ने हमें बताने का प्रयास किया। तो हमारी जो संस्कृति है, यानी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय मूल की संस्कृति, वो दूसरे पर हंसने की बात हमारे सामने आती, चाहे वो साहित्य के रूप में आप देख लीजिए। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत एक छोटा सा दृश्य है, जब द्रौपदी ने कहा था कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। मात्र एक छोटी सी बात, दूसरे के ऊपर हंसने की बात, एक छोटी सी बात ने महाभारत का कांड करवा दिया। तो इस प्रकार जो है हमारे वहाँ की जो प्रथा है, हमारे वहाँ की प्रथा, भारतीय जो प्रथा है, वो दूसरे के ऊपर हंसने की प्रथा है। तो चार्ली की फिल्म को देखने के बाद हम हमारे फिल्मों में, हमारी संस्कृति में, हमारी विचारधारा में इस प्रकार का परिवर्तन आता है कि हमें सदा दूसरे के ऊपर ही नहीं हंसना चाहिए, हमें कभी कभी स्वतः के ऊपर भी हंसने का प्रयास करना है, यानी अपनी भी कमियों को जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप एक उंगली किसी को इशारा करते हैं तो बाकी सारी उंगलियां आपकी ओर इशारा करती हैं। अगर आप दूसरे की कमियों को बार बार उजागर करते हैं तो आपकी भी कमियां आपकी ओर इशारा करती हैं कि स्वतः को देखो, अपने गिरेबान में झांको, अपनी कमियों को जानने का प्रयास करो, हमेशा दूसरे की कमियों को देखते मत रहो। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य चार्ली के सबसे बड़े विशेषता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो भारतीय समाज है, यहाँ का जो हास्य, ये तो सबसे पहली बात तो दूसरे पे हंसना हमें सिखाता है, और दूसरी बात यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है, यहाँ पर जो होता है वो हास्य में कभी करुणा, जो कला है यानी जो साहित्य है, या साहित्य हो गया या फिल्में हो गई, फिल्मों में भी हमें क्या है, करुणा के साथ हास्य नहीं मिलता और हास्य के साथ करुणा नहीं मिलती। अगर दोनों कहीं गलती से मिल भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बेकार है। इस प्रकार की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हास्य के साथ जो है करुणा का कोई सामंजस्य नहीं, और जहाँ करुणा है वहाँ हास्य का काम ही क्या आवश्यकता है हास्य की। वहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि हास्य और करुणा, करुणा और हास्य एक दूसरे के समानांतर चल सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब चार्ली का हम लोग फिल्म देखते हैं, चार्ली का जब हम लोग अभिनय देखते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हास्य के साथ करुणा और करुणा के साथ हास्य का बड़ा ही अच्छे ढंग से सामंजस्य देखने को मिलता है। भारत जैसे देश में सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र का स्तर पर भी नई है कि अगर भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लिए भी एक अनोखा, एक नई कला है कि हास्य और करुणा को एक साथ समन्वय करके, एक सामंजस्य बिठा करके अभिनय करने की बात एक नई जो है, एक नई सोच, एक नई पहल के रूप में चार्ली चैपलिन ने हमें सीख दी। कला स्वतंत्र होती है, जो हमने आपको सार्वभौमिकता की बात बताई। कला क्या होती है? कला हमेशा स्वतंत्र होती है। कला पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति का, किसी भी लिंग का, किसी भी एक धनाढ्य कहिए या किसी भी एक वर्ग का अधिकार मात्र नहीं, एकाधिकार नहीं होता। कला जो है वो सार्वभौमिक है, कला पर सबका अधिकार है, चाहे कोई भी कला हो, चाहे वो कला आपकी नजर में छोटी हो, तुच्छ हो, लेकिन वही तुच्छ कला बहुत बड़ी कभी साबित हो जाती है। तो कला पर सबका अधिकार होता है, तो स्वतंत्र होती है। उसे किसी देश, माने चाहे हिंदुस्तान की बात करें, चाहे अमेरिका की बात, किसी भी देश की आप बात कर लें, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, या आप किसी काल तक महज बांध करके नहीं रख सकते। और समाज, ये भारतीय समाज, पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य सब, ये ऐसी कला को बांध करके नहीं रख सकता। कला को हर व्यक्ति सराहते हैं, हर व्यक्ति पसंद करते हैं, चाहे वह किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो। अगर कला है, वाकई में वह व्यक्ति कलाकार है, तो उसके कला का सम्मान होना चाहिए, ना कि कला का अपमान होना चाहिए। चार्ली चैपलिन वो महान शख्सियत हो सकती है जिसमें हम सबको अपनी छवि दिखती है। क्या है चार्ली चैपलिन? यानी
हम सब एक सार्वभौमिकता का गुण विद्यमान है, इसमें हर व्यक्ति अपने आप को चार्ली में ढूंढता पाता है। उनकी भावनाएं, उनका अभिनय, उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनका जो अभिनय करने का तरीका है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि अरे ये तो मेरे जैसा है, यह कहानी तो मेरी जैसी, अरे हमारे वहां भी ऐसा, या हमारे आसपास परिचित कहीं भी किसी व्यक्ति या पड़ोसी के साथ ऐसा होता देखने को मिलता है। तो हर व्यक्ति को अपने जैसा होता सा प्रतीत होता है। वे किसी भी संस्कृति को अपने जैसा देखते हैं क्योंकि हम सब सामान्य व्यक्ति हैं और सुपरमैन नहीं हैं। चार्ली चैपलिन का यही जादू पूरे पाठ में व्याप्त है। क्या होता है, हमारे वहाँ जब हीरो की कल्पना हम करते हैं तो हीरो कैसा होना चाहिए, हम हीरो के विषय में सोचते हैं, हीरो ऐसा होना चाहिए कि एक हीरो हो और 100 विलेन हो, एक साथ धुशुम धुशुम करके सबको मार के भगा रहे। हमारी सोच ऐसी होती है। हीरो के ऊपर कितनी भी मुसीबत पड़ जाए, कितनी भी मुसीबत पड़ जाए, वो हर परिस्थिति में ऑलराउंडर हो, वो निकल करके अलग खड़ा हो जाए, तो वो हमारा सुपरमैन है, वो हमारा हीरो। इस तरह की हमारी परिकल्पना है। लेकिन यहाँ जो चार्ली ने हमें उनके अभिनय में जो देखने मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। उनका जो अभिनय है, उनका बहुत ही सीधा साधा अभिनय है। उनका जो फिल्म में जो उन्होंने अभिनय किया, वह अभिनय किसी प्रकार का सुपरमैन जैसा नहीं है, शक्तिमान जैसा नहीं है, एकदम सामान्य। इसीलिए हर व्यक्ति को, हर जाति वर्ग को, हर व्यक्ति को अपने जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ कोई एक ऐसी अलौकिक दिव्य विशेषता नहीं है कि जो आम जनता के अंदर वह गुण विद्यमान ना हो और व्यक्ति को अपने कुछ अलग सा प्रतीत हो, ऐसा कदापि नहीं। तो यही कारण है कि वह जो है सबको अपने जैसा या अपने लोगों जैसा, चार्ली का व्यक्तित्व लोगों को ऐसा लगता है कि यह तो अपने जैसा ही है। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता। लेखक बताते हैं कि चार्ली चैपलिन, जन्मशती मतलब क्या होता है, जन्म का 100 वर्ष, वर्षगांठ जो मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। तो बताते हैं कि जो है चार्ली का जो है जन्म शती मनाया गया, चार्ली का जो जन्मदिन मनाया। तो अगर इस चार्ली चैपलिन के जन्म दिवस को, यानी जन्मशती को, यानी जन्म के 100 वर्ष न होते तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता। अगर हम बात करें कि क्या यह फिल्म, जिस फिल्म की बात ये कर रहे हैं, अगर इस फिल्म को 100 वर्ष की आयु की बात करें कि 100 वर्ष पूरा हो गया, तो अगर 100 वर्ष नहीं पूरा हुआ होगा तो भी एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि आज उनकी पहले फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। लेखक बताते हैं कि उनकी एक महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी फिल्म थी जिनसे उनको ख्याति मिली, जिसका नाम है, पहली फिल्म, उनकी पहली फिल्म का नाम है मेकिंग ए लिविंग। मेकिंग ए लिविंग जो चैपलिन की जो पहली फिल्म थी, इसको 75 वर्ष पूरे हो गए। तो कहीं ना कहीं जन्मशती, इस फिल्म की जन्मशती को उनको क्या कहते हैं, 75 वर्ष पूरे होने के कारण उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण, उनके उदय का जन्म दिवस क्यों मनाते, उनके एक उदय का एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में जाना जाता है। पौने शताब्दी, पौने मतलब 100 में 25 कम, इसलिए पौने शताब्दी से चार्ली चैपलिन कला की दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुका है। कह रहे कि 75 वर्षों, ये 75 वर्षों से भी अधिक हो गए, 100 वर्ष के करीब हो गए। कहते हैं 100 वर्ष से क्या है, चार्ली चैपलिन अपने अभिनय के द्वारा वो हम सबको जो है अपने अभिनय से मुग्ध करते आ रहे हैं। केवल हमको ही नहीं, हमसे पुरानी भी पीढ़ियों को, और हमारी जो एट प्रेजेंट जो पीढ़ी चल रही है उसको, और आने वाले समय में आने वाले जो लोग हैं उनको, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको, वो भी कहीं ना कहीं चार्ली के जो अभिनय है उससे कहीं ना कहीं वो भी लाभान्वित होंगे। तो लेखक बताते हैं कि तकरीबन 5 पीढ़ियों को जो है ये चार्ली अपने अभिनय के द्वारा मंत्रमुग्ध कर चुके हैं।
क्योंकि जो चार्ली का जो अभिनय, चार्ली ने तो एक बार फिल्म में अभिनय कर दिया, लेकिन उनके अभिनय के बार बार उनका जो है पुनर्जीवन होता है, मतलब उनके अभिनय को पुनः अभिनीत करने का प्रयास किया जाता है, उनके अभिनय को पुनः जिंदा किया जाता है, उनके अभिनय को पुनः बताया जाता है। तो इस प्रकार जो है वह कई पीढ़ियों को आनंदित, उनकी फिल्मों को देख करके, उनके अभिनय को देख करके लोग लाभान्वित होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोच में, उनके व्यक्तित्व में, उनके सादगी में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जब चार्ली चैपलिन की फिल्मों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आनंद लोगों को प्राप्त होता है। समय, भूगोल और संस्कृति की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। कि चार्ली का जो समय है, चार्ली की जो फिल्में हैं, वह किसी एक समय काल के लिए, क्या बताए कि चार्ली के द्वारा जो अभिनय किया, जो फिल्में हमें बताती कि वह किसी एक काल विषय से जोड़ करके नहीं रख सकते कि इतने टाइम से इतने टाइम तक का जो पीरियड है वो चार्ली का समय काल है और इतने समय तक लोग इसका आनंद उठा सके, ऐसा कदापि नहीं। क्या है कि उसको समय सीमा में हम बांध करके नहीं रख सकते। तो जैसे कोई भी कला होती है, कोई भी जो नई जो शैली निकल करके आती, वो कुछ समय के लिए आती है, कुछ समय उसका लोग आनंद उठाते हैं और कुछ समय बाद जो है वो फ्लॉप हो जाती है, बेकार हो जाती है। लेकिन जो चार्ली का जो अभिनय है, या चार्ली ने जो हमें बताने का, अपने फिल्मों के द्वारा बताने का प्रयास किया, वह समय, चाहे वो समय की बात करें या भूगोल मतलब कि भौगोलिक स्थिति, जो हमें मैप के द्वारा पता चलता है कि यहाँ कौन सा स्टेट है, यहाँ कौन सा स्टेट है, कौन सा यहाँ कंट्री है, कौन सा क्या है। तो वह एक क्षेत्र विशेष, भूगोल मतलब भौगोलिक स्थिति यानी एक क्षेत्र विशेष की, और संस्कृति, चाहे वह संस्कृति भारतीय संस्कृति हो, चाहे पाश्चात्य संस्कृति हो, चाहे वो मिस्र की संस्कृति हो, चाहे कोई भी संस्कृति हो, हर संस्कृति की सीमाओं, उसकी एक जो लिमिटेशन है, एक सीमा है, उस सीमा के साथ खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। चार्ली अपने अभिनय के द्वारा पिछले 5 पीढ़ियों को मुग्ध करते आ रहे हैं अपने अभिनय के द्वारा, और आज भी उनके अभिनय से लोग लाभान्वित होते हैं और आने वाली पीढ़ियों में, आने वाली सदी में भी लोग इनके अभिनय से आनंद उठाएंगे, लोग उनके अभिनय के द्वारा आनंद प्राप्त करेंगे। उनका जो अभिनय है, उनके अभिनय को किसी तय सीमा में, समय सीमा में बांध कर नहीं रखा जा सकता। उनके अभिनय को किसी एक भौगोलिक पैरामीटर में, भौगोलिक पैमाने में बांध करके नहीं रखा जाता। किसी एक जात, धर्म, मजहब, किसी एक संस्कृत विशेष से जोड़ करके नहीं रखा जा सकता। या हम इस प्रकार कहें, इनकी जो संस्कृति है वो क्या है, सार्वभौमिक संस्कृति, यानी सभी के लिए। कोई व्यक्ति नहीं, चाहे वो भौगोलिक स्थिति से देखें, चाहे वह समय की स्थिति से देखें, चाहे वह आयु की स्थिति से देखें, चाहे वह लिंग की स्थिति से देखें, चाहे धन की स्थिति के, वैभव की स्थिति से देखें, हर स्थिति में वह सार्वभौमिक है। यानी हर व्यक्ति विशेष जो है उनके अभिनय से आनंद प्राप्त करता है, भाव विभोर होता है। हर व्यक्ति जो है उनके अभिनय को देख करके आनंदित हो उठता है। तो चाहे वो समय का कोई प्रभाव नहीं, पर उनके अभिनय का कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सका, और ना ही कोई भौगोलिक स्थिति प्रभाव डाल सकता, और ना ही कोई संस्कृति। और कई पीढ़ियों तक वो सबको हंसाते आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों में भी लोगों को हंसाते रहेंगे, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। कहते बच्चे जब उनके फिल्मों को देखते हैं तो वो उनकी जो स्टोरी होती है, उनकी जो बातें, बहुत सी ऐसी स्टोरी आपने देखा होगा कि हास्य वाली बातें या कोई भी ऐसी बातें जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और वो हमको स्मरण रहती है, और हम बूढ़े भले हो जाए, मतलब आयु कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन हमको वो स्टोरी याद रहती है। तो उसी प्रकार उनका जो अभिनय है, वो अभिनय लोगों के दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में इस प्रकार फीड हो जाता है, बैठ जाता है कि वह कभी गायब ही नहीं होता। और भले ही उनकी आयु बढ़ जाए, हर आयु के लोगों को वह आनंद ही आनंद देते हैं। कि तो जो बच्चे उनके अभिनय से आनंद प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उनके वृद्धावस्था तक वह ज्ञान या वह हास्य, वह व्यक्तित्व उनके जीवन में काम आता है।
पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता है। पश्चिमी सभ्यता की बात करें तो बार बार उनके पिक्चर को, उनके अभिनय को पुनः अभिनीत किया जाता है। उनके अभिनय को पुनः अभिनीत करना मतलब उनके कैरेक्टर को पुनः जीने का प्रयास किया जाता है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो उनके फिल्मों को, उनके अभिनय को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मतलब जिस प्रकार उनका अभिनय है, उनके अभिनय, उनके कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। कह रहे कि जैसे जैसे प्रसार होता चला जा रहा है, टेलीविजन दिन प्रतिदिन विकसित होता चला जा रहा है, नए नए ग्राफिक्स, नए नए चीज़ें, नए नए मॉडल, नए नए तरीके, नए नए टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन जो है हमारे सिस्टम में, नए हमारे फिल्म में, हमारी जो सीरियल है, नई नई चीज़ें अडॉप्ट हम करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे आप बहुत से देखते होंगे कि इनके अभिनय को आप मूवी में भी आप देखते हैं कि भारतीय सिनेमा में भी उनको उनके जीवन को जीवंत करने के लिए या उनके अभिनय को जीवंत करने का प्रयास किया जाता है। और पाश्चात्य सभ्यता में तो होता ही है, पश्चिमी सभ्यता में तो उनके जीवन का पुनर्जीवन होता ही है। भारतीय सभ्यता में भी आप इसको देख सकते हैं, सामान्य रूप से इसका लोग आनंद उठाते हैं। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। लेखक हमें बताते हैं कि अभी जितनी प्राप्त उनकी अभिनीत फिल्में या रीलें जो हमको मिली हैं, वही समीक्षा के लिए काफी हैं। ऑलरेडी समीक्षकों के पास इतना कुछ मटेरियल है, कहने के लिए बहुत सी बातें हैं कि अगर हम कल लिखने लगे तो शायद बहुत समय बीत जाए। लेकिन अभी भी ये तो बहुत थोड़ा अंश मात्र है। अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो अभी नहीं हो सकी। यानी बहुत सी ऐसी रीलें प्राप्त हुई हैं जो चार्ली के विषय में अभी भी उन पर समीक्षा करनी बाकी है, उनके फिल्मों को जानना बाकी है, उनके फिल्मों के, उनके अभिनय को जानना बाकी है, उनके व्यक्तित्व को जानना बाकी है। तो इसके द्वारा हम उनके अभिनय को जान सकते हैं। और करीब आगे भी 50 वर्षों तक अभी बहुत कुछ लिखा जाएगा समीक्षकों द्वारा, निर्देशक के द्वारा, फिल्म जो समीक्षक होते हैं, आलोचक होते हैं, लेखक होते हैं, बहुत कुछ, या उनके जीवन को पुनः 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 अभिनीत करने का प्रयास किया जाएगा। उनकी फिल्में भावना पर टिकी होती हैं, बुद्धि पर नहीं। बताते हैं कि जो चार्ली ने जो भी अभिनय किया, फिल्मों के द्वारा हमें अभिनय करने का प्रयास किया, उनकी जो फिल्में बहुत ज़्यादा, उनकी फिल्मों को समझने के लिए आपको बहुत बुद्धिजीवी होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बुद्धिमान होने की या इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको भावनात्मक रूप से समुन्नत होने की आवश्यकता है। आपको भावना रूप से, आपके अंदर दिल होना चाहिए, इमोशंस होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर आपके अंदर फीलिंग्स है तो आप सहजता से उनकी पिक्चर को समझ सकते हैं, उनके संदेश को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, अगर आप दिल आपके पास नहीं है, तो आप केवल दिमाग ले रखें तो आप जो है उनके अभिनय को नहीं समझ सकते। तो लोग क्या कहते हैं, दिल और दिमाग दोनों से सोचने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग बस यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की स्टोरी जो है, आगे का जो लेख हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो होमवर्क के रूप में आप लोग चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं या शॉर्ट स्टोरी है, उसको आप लोग पढ़िएगा, या अलग से कहीं भी उनकी मूवी का जो एक आध क्लिप आपको अगर यूट्यूब वगैरह पे कहीं मिल जाएगा तो उस क्लिप को देखिएगा। तो आपको उनके अभिनय को कम शब्दों के द्वारा हृदय की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का किस प्रकार सफलतम प्रयास किया है, उसको आपको जानने में आसानी होगी। और जब तक आप उनको सहज रूप से अनुभव नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आपको ये बातें महज कोरी कथा जैसी प्रतीत होगी। तो आप लोग इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और उनके आपको केवल पढ़ना है, और मूवी उनकी जो भी क्लिप, छोटी 2-1 क्लिप मिल जाए, उस क्लिप को आप, या मूवी मिल जाए तो आप मूवी को देखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।